आज की क्लास में हम एप्टीट्यूड के PYQs को सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 1 है जिसके अंदर गेट 2024 AR CY DA ES PI के पेपर को हम सॉल्व करेंगे। अब ये जो 5 पेपर है इसमें कोई अलग सवाल नहीं है, ये एक ही दिन एक ही शिफ्ट में हुए थे, इसलिए इनके एप्टीट्यूड के सवाल कॉमन है। तो चलिए अब लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सारे के सारे सवाल प्रोवाइड करूंगा ताकि आप खुद से ट्राई कर सको, फिर मेरे सॉल्यूशंस को देखना विथ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। सबसे पहला सवाल आपके सामने वोकैबुलरी से, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल बहुत ही अच्छा एनालिसिस वाला सवाल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का अच्छा सवाल। ठीक है, ये वाला इजी क्वेश्चन है सीरीज से और बहुत सारे सवाल हमने ऐसे किए हुए हैं, तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। ये भी एक इजी सवाल है DI का, डेटा इंटरप्रिटेशन का, और ये वाला एक इजी सवाल है पैसेज रीडिंग का। हर साल एक सवाल तो आता ही है पैसेज रीडिंग पर, तो ये इजी है क्योंकि मैंने आपको ट्रिक दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर ट्रिक पता है तो कुछ सेकंड्स में बना लोगे। ये वाला अच्छा सवाल है प्रोबेबिलिटी से, और ये वाला भी इजी सवाल है परसेंटेज से। ये वाला रीजनिंग का सवाल है, अक्सर बच्चे पढ़ते नहीं है पर मैंने क्लास में करवाया है कंसेप्चुअल कोर्स के अंदर। तो रीजनिंग के अंदर आपको डाइस एंड क्यूब्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट मिलेगा, पता है तो बहुत ही आसान है, नहीं तो टाइम लग जाएगा। ये वाला एक मॉडरेट लेवल का सवाल है क्योंकि विजुअलाइजेशन आपको लगेगा तब जा कर के सवाल बनेगा। और इसी के साथ ये पेपर होता है समाप्त। मैंने आपको आइडिया भी दे दिया कौन सा ईजी है कौन सा कठिन है, और थोड़ा सा हिंट भी दे दिया। ठीक है, तो चलिए अब मेरी बारी टू गेट दी आंसर्स। सबसे पहला सवाल, इफ एरो रिप्रेजेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी देन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स सिक, इनफर्म, मोरिबंड इज एनालॉगस टू सिली डैश डैफ्ट। विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज अप्रोप्रिएट टू फिल द ब्लैंक, A B C या D। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन D। और सबसे पहले आपको ये वर्ड्स के इंटेंसिटी और मीनिंग समझने हैं। देखो पहला वाला जो सिक है वो तो आपको पता ही है, बीमार आदमी है ना। जो इनफर्म है इसका मतलब क्या होता है, इनफर्म का मतलब होता है वीक। बीमार होने के बाद आप क्या बन जाते हो, वीक। और ये जो उसके आगे की स्टेज है मोरिबंड, वो है ऑलमोस्ट डाइंग की। ठीक है, सो नियर डेथ एक्सपीरियंस ये है। तो इंटेंसिटी बढ़ रही है, जैसे इन्होंने कहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी, तो बीमार, फिर आपको वीकनेस पता चली और नियर डेथ का एक्सपीरियंस हुआ। तो ऐसा अगर है तो इसमें बताना फिर वो डैश की वैल्यू क्या होगी। सीढ़ी का मतलब आप समझ चुके हो क्या है, वो बहुत ही नादान सा बच्चा है, सीली सा बच्चा है। सो उसके बाद डैश आपको खोजना है वो इंटेंसिटी, और लास्ट में है डैफ्ट। डैफ्ट का मीनिंग क्या है, बड़ा फुलिश आदमी है वो, फुलिश। अब ABCD में से ये कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, चलिए मैं आगे लेकर चलता हूँ। इस ऑप्शंस को एक एक करके एनालाइज करते हैं। एक ऑप्शन तो आप कतई काट सकते थे और अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते थे। कौन सा ऑप्शन कट करना था, जो ऑप्शन कट करना था वो था ऑप्शन C, क्योंकि जो वेन है इसका मीनिंग क्या होता है, ये तो है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल का क्या काम यहाँ पर, कोई काम है क्या, आप बताना ज़रा। यहाँ पर सिली बच्चा बेवकूफ़ है, उसकी बातें चल रही है कि अगर वो बेवकूफ़ रहा तो ज़िंदगी में वो फुलिश रहेगा, है ना, वो कुछ बन नहीं पाएगा। चलो, तो उसमें वो ब्लड वेसल का तो कोई रोल नहीं है। अब A B एंड D में से कोई ना कोई सही है। फ्रॉन का मतलब क्या होता है, फ्रॉन एक एक्सप्रेशन है, जब आपकी आईब्रोज ऐसे जुड़ जाती है। कब जुड़ती है, जब आप सीरियस रहते हो, उदास रहते हो, वरीड रहते हो, गुस्सा आता है, गुस्सा आता, तो ऐसे आईब्रोज का एक्सप्रेशन जो है वो इस प्रकार से हो जाता है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सिली और फुलिश में इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये क्या कहना चाहता है, ये एक एक्सप्रेशन है जो सैडनेस, वरी या एंगर ये सब का जिक्र करता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा कोई काम का नहीं है। फॉन का मतलब क्या होता है, टू शो अफेक्शन, टू शो अफेक्शन। तो यहाँ पर अफेक्शन का भी कोई रोल नहीं है, क्योंकि सिली आदमी फुलिश है, तो अफेक्शन का कौन सा रोल होगा। तो बचा है ऑप्शन D, और ऑप्शन D क्या कहना चाहता है, ऑप्शन एलिमिनेशन से तो पता लगा ही लिए कि ऑप्शन D इज़ करेक्ट, बट ये कहना चाहता है कि वेन, VAIN का मतलब वो यूजलेस है। कैसा है वो यूजलेस है, जो कि मेक सेंस, सिली, यूजलेस, फुलिश। ओके, या फिर इसको हम कहेंगे अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल।
ठीक है। तो यूजलेस जो है वेन, ये बिल्कुल ठीक यहाँ पर बैठ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर सिली है तो यूजलेस है, वो फुलिश है, वो कोई काम का नहीं है, इस प्रकार से। तो ये वोकैबुलरी का सवाल था जो पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एनालिटिकल सवाल है, उसको देखते हैं। The 15 parts of the given figure are to be painted such that no two adjacent parts with shared boundaries, excluding corners, have the same color. The minimum number of colors required is A, B, C या D. So the correct answer is option A. अब ऑप्शन ए क्यों सही है चलिए देखते हैं। पर सोल्यूशन पर जाने से पहले मैं आपको डेटा समझाना चाहता हूँ। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि इस फिगर के अंदर 15 पार्ट है, हमको पेंटिंग करनी है सच दैट नो टू एडजेसेंट पार्ट्स विथ शेयर्ड बाउंड्रीज हैव दी सेम कलर्स। कॉर्नर को मत देखना, एक्सक्लूडिंग कॉर्नर्स, ठीक है। अक्सर आप वही गड़बड़ करते हो। इसका मतलब मैं फिगर से समझाना चाहता हूँ। मान लो कि ये जो रीजन है मैंने रेड से पेंट किया, तो इसका एडजेसेंट पार्ट्स कौन सा हुआ? बच्चे कहते हैं ये देखो 4 एडजेसेंट पार्ट है। नहीं, 2 ही एडजेसेंट पार्ट है। कैसे सर जी? और वो कौन से 2 एडजेसेंट है? इस रीजन का ये जो साइड है, ये साइड से शेयर होने वाला ये रीजन है, तो ये इसका एडजेसेंट पार्ट हुआ, ठीक है। तो ये जो 1 है ये एडजेसेंट हुआ, ठीक है। ये जो साइड है इसके चिपक कर के बाजू में जो रीजन है वो उसका एडजेसेंट है, ठीक है। ये जो 4th ये जो है ये एडजेसेंट हुआ। पर ये जो 2 और 3 है वो एडजेसेंट नहीं हुए, क्योंकि कोई साइड से चिपक करके रीजन थोड़ी ना है, तो फिर एडजेसेंट कैसे हुआ? 2 और 3 एडजेसेंट नहीं हुए। तो सर जी 2 और 3 क्या है? कॉर्नर के रिस्पेक्ट पर देखने पर ऐसा लगता है चाहे वो सभी रीजन का एक कॉर्नर है, इसलिए वो एक्सक्लूडिंग कॉर्नर लिख रहे हैं। एक्सक्लूडिंग कॉर्नर से मत देखना, साइड से एडजेसेंट कौन है वो देखना। अब समझ में आया एक्सक्लूडिंग कॉर्नर्स का मतलब क्या हुआ? क्योंकि कॉर्नर से देखेंगे तो ऐसा लगता है ना कि ये देखो ये कॉर्नर, इससे चिपका हुआ ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन, ये इतने सारे रीजन है इससे, है ना, ये आपस में सारे एडजेसेंट है। नहीं, एडजेसेंट सिर्फ 1 और 4 है इस वाले रीजन का, एंड 2 और 3 एडजेसेंट नहीं थे। अब क्लियर हो गया एडजेसेंट पार्ट कौन से है, कॉर्नर्स को एक्सक्लूड करने का मतलब क्या है, ये सब समझ गया। फिर तो आप कलरिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो कलरिंग करते हैं। आंसर सबसे पहले देखो, यहाँ पर ये जो रीजन है उसको मैंने रेड कलर किया है और रेड मैं 1 से डिनोट कर रहा हूँ। अगर इसको किया, इसका एडजेसेंट ये है, इसको 1 नहीं दे सकते, इसका एडजेसेंट ये, इसको 1 नहीं दे सकते, पर इन दोनों में से किसी को तो 1 दे सकते हैं। मान लो कि मैंने इसको 1 दे दिया, ठीक है। अगर इसको 1 दे दिया तो अब इसका एडजेसेंट ये, इसका एडजेसेंट ये और ये भी है, क्योंकि आप देख सकते हो ना साइड्स जो है वो शेयर हो रही है। आप एक काम कर लो, आप ऐसे शेड करके चेक कर लो तो आपको क्या है, आपको साइड्स एडजेसेंट वाले समझ में आ जाएंगे कि ये एडजेसेंट हुआ, ये एडजेसेंट हुआ, ये भी एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है और ये भी है। तो अगर इतने सारे एडजेसेंट हुए तो इनको 1 नहीं दे सकते, ठीक है। अगर इनको 1 नहीं दे सकते तो फिर किसको दे सकते हैं? इसको दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं। और ऐसा करने पर अब किसको नहीं दे पाएंगे? वही चीज़ है कि शेड करके देख लो, इसको नहीं दे सकते हैं, इसको नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्या यहाँ पर 1 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हो सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा क्या अंदर कहीं पर 1 लिख सकते हैं? नहीं। अब देखो अगर इसको मैंने 1 दे दिया ना, फिर ये 1 नहीं, ये 1 नहीं, ठीक है, ये 1 नहीं, ये 1 नहीं, ये 1 नहीं। सिमिलरली यहाँ पर भी यही कहानी थी। तो अंदर वाला पार्ट तो बिल्कुल देखो, इधर 1 नहीं, इधर 1 नहीं, इधर 1 नहीं, इधर 1 नहीं। तो जो 1 का कोटा है वो फिल हो चुका है और कहीं पर 1 आ नहीं सकता, क्योंकि नो टू एडजेसेंट शेयर दी सेम कलर। तो 1 का कोटा हो चुका है। अब नेक्स्ट कलर मेरा ब्लैक है, जिसको मैं 2 से रिप्रेजेंट करूँगा। तो 2 अगर मैंने यहाँ पर दिया तो एडजेसेंट ये हुआ, इसको 2 नहीं दे सकते। अच्छा क्या इसको 2 दे सकते हैं? हाँ। अगर इसको 2 दे दिया तो फिर इसका एडजेसेंट ये है, इसको 2 नहीं दे सकते। अच्छा इधर 2 दे सकते हैं, यस। इधर 2 दे सकते हैं, यस। इधर 2 दे सकते हैं, यस। अगर इसको दे दिया तो आगे नहीं दे सकते। ये वाला तो अब फिल, मतलब इसके आगे पीछे तो कोई वेकेंट है ही नहीं, तो क्या ही देखना। इसका भी वही सिनेरियो है, आगे पीछे सब जगह भरा हुआ है, इसको क्या ही देखना, ठीक है। तो ये और कहीं पर 2 दे सकते हैं क्या? इधर 2 दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसका एडजेसेंट है, ये इसका एडजेसेंट है, ये इसका एडजेसेंट है, तो कोई फ्री प्लेस नहीं है 2 के लिए। तो 2 का भी काम हो चुका है। अब बात करते हैं 3 की। 3 यानी तीसरा कलर, ब्लू मान लो, ठीक। अब 3 कहाँ पर दोगे? अगर मैंने 3 यहाँ पर दिया, ठीक है, तो फिर इधर नहीं दे सकता, इधर नहीं दे सकता, तो ऊपर देना पड़ेगा 3।
चलो, और 3 का कोटा ख़त्म। अब एक चौथा कलर ले लेते हैं, कोई ग्रीन मान लेते, ठीक है। अगर मैंने 4 इधर दिया तो मैं 4 इधर दे सकता हूँ, और इसी के साथ ये हो गया एक मेथड 1। कैसे हमको आंसर मिला है 4, ठीक है। समझ में आया कैसे मैंने फिलिंग किया, एडजेसेंट पार्ट का मतलब क्या है और एक्सक्लूडिंग कॉर्नर का मतलब क्या है, कैसे मैंने वो सब ध्यान में रखते हुए सॉल्व किया। अब मेथड 2 क्या है सर जी, 4 कलर थियरम, जो क्या कहता है, नो मोर देन 4 कलर्स आर रिक्वायर्ड टू कलर द रीजन ऑफ एनी मैप सो दैट नो टू एडजेसेंट रीजन हैव सेम कलर। एक ये थियरम है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 कलर ही लगेंगे, या 4 से कम में भी काम हो सकता है। पर ये थियरम से है ना आपको 100% आंसर नहीं मिलेगा, पर आप है ना 2 ऑप्शन उड़ा सकते हो, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इससे ए एंड बी में 50-50% चांस बन जाती है। तो ये जो मेथड 2 है वो ऑप्शन एलिमिनेशन में मदद करता है। इस थियरम से आप क्या कह सकते हो, दैट ऑप्शन ए या बी कैन बी करेक्ट, बट डेफिनेटली सी एंड डी इज़ रॉन्ग, ठीक है। ये चीज़ आप सी ना ठोक कह सकते हो, सी एंड डी तो पक्का गलत है। ये थियरम ये कहता है कि कोई भी मैप लेकर आ जाओ, उसमें नॉट मोर देन 4 कलर्स आर रिक्वायर्ड सच दैट नो टू एडजेसेंट रीजन शेयर दी सेम कलर, ठीक है। ये वाली बात है। तो ये था आपके पास मेथड 2 एंड मेथड 1 टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 3 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ओनली डिजिट्स 1, 3, 4, 6, 7 सच दैट नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस इन अ नंबर, ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऐसा क्यों, चलिए देखते हैं। ये कोई कठिन सवाल नहीं है, ऐसे सवाल हमने कंसेप्चुअल क्लास एंड प्रैक्टिस कोर्स में ऑलरेडी कर रखे हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर नहीं है, थोड़ा सा एनालिसिस बेस्ड आंसर है, और ऐसे ही मैंने आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सिखाया है, फॉर्मूला बेस से तो सिखाया भी नहीं है। चलो अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है कि हमको तो दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स दिए गए हैं, बट इनका रिक्वायरमेंट है 4 डिजिट नंबर ऐसे क्रिएट करो विच इज डिविजिबल बाई 3, जहाँ पर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि गिवन हमको है 5 डिजिट, बट जो रिक्वायरमेंट है वो है 4 डिजिट विदाउट रिपीटेशन विच इज डिविजिबल बाय 3, ये है। चलो ठीक है, तो एक एक करके एनालिसिस करते हैं कि हमारे डिजिट्स कौन कौन से थे, 1, 3, 4, 6, 7, राइट। इसमें से अगर मैं 7 को उड़ा दूँ तो हमारा जो डिजिट बचेगा वो बचेगा 1, 3, 4, 6। इनका जो समेशन है वो कितना आता है, 10 और 4 यानी 14, एंड 14 डिविजिबल बाई 3 है क्या, 14 डिविजिबल बाई 3 नहीं है, तो ये वाले प्लेयर कोई काम के नहीं है, ठीक है। ये पहली बात। ऐसे आप एक एक करके उड़ाने, जैसे 7 को उड़ाया, फिर एक ग्रुप में 6 को उड़ाओ, एक को 4 में उड़ाओ, एक में 3 को उड़ाओ, एक में 1 को उड़ाओ, ठीक है। ऐसे 5 ग्रुप एक एक करके बनेंगे। तो चलिए अब आगे लेकर चलता हूँ, इस हिसाब को देखते हैं आगे। चलो ठीक है, काम करते हैं, इसको भी यहाँ से उड़ा ही देता हूँ ताकि एक ही स्लाइड में सारा सोल्यूशन आपको मिल जाए। चलो अब किसको उड़ाएंगे, 6 को उड़ाएंगे। अगर 6 को मैंने एलिमिनेट कर दिया तो बचे हुए प्लेयर्स है 1, 3, 4, 7। तो यहाँ पर जो समेशन है वो कितना आएगा, 10 और 5, 15। क्या 15 डिविजिबल बाई 3 है? यस। अगर है तो इस प्लेयर्स को संभाल करके रखो, क्योंकि इसमें से अब जितने नंबर्स जनरेट हो सकते हैं वो सारे निकालेंगे, ठीक है। ये हमारे काम का है क्योंकि इसने ये टेस्ट पास किया डिविजिबिलिटी बाई 3 का। अब नेक्स्ट प्लेयर कौन है, 4 को उड़ाना है। जैसे ही मैंने 4 को उड़ाया, कौन बचा, 1, 3, 6, 7। ये राउंड 2 वाला सवाल है, देखो थोड़ा सा एनालिसिस लगता है, कैलकुलेशन भी लगता है, तो राउंड 2 में ऐसे बनाना चाहिए। ये 10 और ये 7, 17 क्या डिविजिबल बाई 3 है? नहीं, तो छोड़ दो। ये मैं स्टेप बाय स्टेप लिख भी रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में आपको इतना नहीं लिखना है, पता चल गया ना 17 नहीं होगा, आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ना है, 3 को उड़ाना है, फिर देखना है 1, 4, 6, 7, इसका समेशन कितना आया, ये हुआ 10, ये हुआ 8, ये हुआ 18। क्या 18 डिविजिबल बाई 3 है? हाँ सर जी है, 6 3s are 18। तो अगर ये है तो ये प्लेयर हमारे काम के है। इसमें से जितने नंबर जनरेट होंगे उसको हम आगे देखेंगे। और फिर बचा है, अगर एक को ही उड़ा दिया तो कौन बचा, 3, 4, 6, 7, ये बचा। तो समेशन कितना आया, ये हुआ 10, ये हुआ 10, ये हुआ 20।
20 क्या डिविजिबल बाय 3 है? नहीं जी, तो इसका भी कोई काम नहीं। तो फाइनली हम ये कहेंगे अब कि ये जो नंबर था 1347 ये अपने आप में कैसे अरेंज हो सकते हैं? 4 नंबर्स कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स इन 4 फैक्टोरियल वेज। तो ये कितने हो गए? 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कि कितना आ रहा है सर जी? 8 इंटू 3 विच इज़ 24। ठीक है, ये तो हो गई इसकी कहानी। एक और था जिसने पास किया था, वो कौन था? 1467 इसने पास किया था सर जी, सही बात है ना? 1467 1347 ये 2 ही प्लेयर ने पास किया था। तो यहाँ से भी 4 नंबर्स अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स इन 4 फैक्टोरियल वेज विच इज़ 4 3 2 1, यानी ये भी है 24। तो जो फाइनल आंसर है दैट इज़ 24 + 24 48। इसलिए जो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल ठीक है। बात क्लियर हो गई? चलो, तो ये मॉडरेट लेवल का सवाल था। प्रीवियस लेवल का भी थोड़ा सा मॉडरेट ही कहूँगा, एनालिसिस लगता है। और पहला वाला इजी था क्योंकि वोकैबुलरी है और इंटेंसिटी पूछी जा रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, दी सम ऑफ द फॉलोइंग इनफाइनाइट सीरीज इज ए बी सी या डी। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको राउंड 1 में बनाना चाहिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये सीरीज़ बड़ी खासी एकदम सीरीज़ है, इसको कट पेस्ट करूँगा, आगे यहाँ पर रखूँगा और आपसे कहना चाहूँगा इनफाइनाइट सीरीज़ दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जीपी सीरीज़। इनफाइनाइट जीपी सीरीज़ का पैटर्न कहीं मिल रहा है? डायरेक्ट पैटर्न तो नहीं है, इनडायरेक्ट पैटर्न है। जैसे ये 2 अलग सा, फिर 1/2 1/4 1/8 1/16 को देखा तो दिमाग ने कुछ कहा। क्या कहा? कि 1/2 का पावर 1 1/2 का पावर 2 1/2 का पावर 3 1/2 का पावर 4 ऐसे ही चल रहा है। हाँ सर जी, ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, फिर इसको देखा तो 1/3 1/9 1/27, सेम फीलिंग आया। अरे इसका भी तो खेला वैसा ही है कि 3 का पावर 1 3 का पावर 2 और ये है 3 का पावर 3, और इसकी भी कहानी ऐसे चल रही है। अगर ऐसी बात है तो ये कैसे हो गए? ये हमारे इनफाइनाइट जीपी सीरीज़ का कॉन्सेप्ट हो गया, जिसमें समेशन ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज़ होता है a/1 - r। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि पहला टर्म है हाफ और कॉमन रेशियो भी है हाफ। ठीक है, इसमें भी वही कहानी है, समेशन ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज़ पहला टर्म है 1/3 और 1 - r, कॉमन रेशियो क्या है? 1/3। ठीक है, तो बस यही कैलकुलेशन अब आपको आगे लेकर चलना है और कहना है देयरफॉर द आंसर इज इक्वल टू 2 प्लस ये जो हमारा हाफ बाई 1 - हाफ है, और ये जो हमारा 1/3 बाई 1 - 1/3 है, ये बेसिकली कितना है? नीचे हमारा आ रहा है हाफ, ऊपर भी आ रहा है हाफ, तो कट जाएंगे 1 हो जाएगा। इधर कितना आ रहा है? 2/3, ऊपर है 1/3, तो बेसिकली यहाँ से एक हाफ बचेगा। तो कितना हो गया? 3 + हाफ, 3 + हाफ इज़ 7/2। सो 7/2 इज़ द करेक्ट आंसर। जल्दी से निपटा सकते थे, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये 1 मिनट के अंदर बनता है, राउंड 1 का सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। ये भी एक अच्छा सवाल है बट इतना भी कठिन नहीं है, इसको राउंड 1 में बना सकते हैं। क्योंकि देखो यार, डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या कहा जा रहा है? इन एन इलेक्शन द शेयर ऑफ वैलिड वोट्स रिसीव्ड बाय द 4 कैंडिडेट्स A, B, C and D is represented by the pie chart shown. The total number of votes cast in the election were 1,15,000 आउट ऑफ विच 5,000 वर इनवैलिड। सो शेयर ऑफ द वैलिड वोट्स का ये डेटा है, ध्यान से देखना, टोटल वोट्स, इनवैलिड वोट्स और वैलिड वोट्स का डेटा यहाँ पर दे रखा है। ए में 40%, बी में 25%, सी में 20%, डी में 15%। बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स रिसीव्ड बाय द कैंडिडेट्स बी एंड सी इज व्हाट।